समझा कि रिनेसेंस में न्यू आइडियाज़ आए, रीबर्थ हुआ, एज ऑफ डिस्कवरी था, नए लोग आए जिनका सबका डिटेल हमने शेयर किया। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ये फैक्ट्री सिस्टम था। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, इसने सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम को चेंज नहीं किया बल्कि सोशली भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। और ये जो पड़ा सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। उसके मैंने रीजंस बताए क्यों ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ, कहीं और क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आगे आते हैं कि हमने कहा कि मेजर डिस्कवरीज हुई, मेजर इन्वेंशंस हुआ जिसने इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को रिवोल्यूशन बना दिया। न्यू आइडियाज़ आ रहे थे, नए तरह की बातें कर रहे थे लोगों ने, ऑब्जर्वेशंस, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, रैशनलिज्म एंड ऑल दैट, ह्यूमन जो कंसर्न है उस पर सोचना शुरू कर दिया था। ये सब शुरू किया। उसके साथ उन्होंने कुछ मशीन्स बनाई, इन्वेंशंस किया, जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लाने में मदद किया, एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये 4 फील्ड से जिसमें बहुत ज़बरदस्त मेजर रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्सटाइल, उसके बाद आपका है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद है एग्रीकल्चर, और उसके बाद है आपका 4th नंबर में माइनिंग। ये इन 4 चीज़ों में बहुत बड़े बड़े मेजर डिफरेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक्सटाइल है, मतलब ये कपड़ा जो पहनते हैं हम लोग, जो कपड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट नीड था टू कवर बॉडीज़। तो कपड़ा लोगों का हैंडलूम्स घर में लोग बनाते थे, चरखा वगैरह इस तरह से। इस तरह के और भी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो घर में हैंडमेड, डोमेस्टिक सिस्टम था, जहाँ पे लोग पहले कॉटन आता था, फिर कॉटन को हाथ से थ्रेड बनाते थे उसका, और थ्रेड बनाने के बाद फिर उससे कपड़ा बनाते थे। बहुत कोर्स होता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत महंगा होता था, मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले जो काम हुआ है, सबसे बड़ी बड़ी जो मशीन जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने में हेल्प किया है, वो बनना शुरू की, जॉन के। इसमें 2-3 मशीन मतलब एक के बाद डिस्कवर होती गई। एक था फ्लाइंग शटल, उसके बाद था जीनी, आपको स्पिनिंग जीनी था, उसके बाद वाटर फ्रेम है, स्पिनिंग जीनी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्पिनिंग जीनी। उसके बाद है वाटर फ्रेम, और उसके बाद आ जाता है आपको पावर लूम आ जाता है। इंटरवेंशन किया है उन्होंने जॉन के। उसके बाद है हारग्रीव्स, बहुत अच्छा बड़ा नाम है ये हारग्रीव्स का। उसके बाद है आर्कराइट का नाम है। उसके बाद पावरलूम आ गया, अब पावरलूम का है कार्टराइट। तो ये नाम आपको याद रखना, नाम थोड़े से। सबसे मेजर इन्वेंशंस जो है हमको पढ़ना जो है, दैट इज़ टेक्सटाइल में फ्लाइंग शटल सबसे पहला आपको इंटरवेंशन है। ये बना, इसका वो भी दिया हुआ है, आपको पिक्चर दिया हुआ है, जॉन के ने बनाया। इसमें था कि वीव कर सकते हैं थ्रेड हम। स्पिनिंग जेनी बनी हारग्रीव्स की, ये एक साथ कई सारों को वीव कर सकते थे थ्रेड्स को। उसके बाद वाटर फ्रेम बना, इसका जो थ्रेड होता था वो इससे स्ट्रांग होता था। बीच में एक मशीन लेके आए, कॉटन जिन। ये कॉटन मशीन ये क्या करती थी कि आपको जो कॉटन का बॉल्स होता था उससे आसानी से कॉटन्स निकाल सकते थे। उसके बाद पावरलूम आ गया जो क्लोथ्स बनते थे। सबसे मेजर इन्वेंशन ये है। बाद में इसके और है, प्रिंटिंग प्रेस है एंड ऑल दैट, ये सब बाद में आया है। आप पहले टेक्सटाइल का देख लीजिए। तो टेक्सटाइल में ये मेजर इंप्रूवमेंट है। ये जो मशीन्स बनी, इन्होंने कपड़ा बनाने के तरीके को चेंज कर दिया। अब इस मशीन से बहुत सारे कपड़े बहुत कम टाइम में बन सकते थे, और जब ये बनते थे कम टाइम में तो इनका रेट भी कम होता था। तो चीप होते थे बहुत, ये क्लोथ सस्ते भी होते थे, और मजबूत भी होते थे, स्ट्रांग भी होते थे। तो इन मशीन्स ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आप आ जाते हैं कि स्टीम इंजन बन चुका था। वो इस तरह का मोशन था, टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे, ये मोशन था। उसके बाद जेम्स वॉट आ गए। तो जेम्स वॉट ने क्या किया, इस मोशन को, ये जो ऊपर नीचे जो मोशन होता था, इसको सर्कुलर मोशन में चेंज कर दिया।
वो ही वॉज एबल टू कन्वर्ट दिस टू एंड फ्रो मोशन इनटू सर्कुलर मोशन। तो इससे गाड़ियाँ भी बन सकती थी। ये मशीन्स में बहुत सारे काम में तब ये जेम्स वॉट का जो स्टीम इंजन है वो यूज़ होने लगा, वॉट इंजन जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। है जॉर्ज स्टीफेंसन। तो ये दो नाम है ट्रांसपोर्ट में, जेम्स वॉट का स्टीम इंजन को इन्होंने कहा कि टू एंड फ्रो मोशन है, इसको रोटेटरी मोशन में किस तरह से सर्कुलर मोशन में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, वो मशीन्स में फिर यूज़ होने लगा ये इंजन। और इसका फ़ायदा उठाया वॉट इंजन का जॉर्ज स्टीफेंसन। इसने बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का एक नया नेटवर्क, रेल नेटवर्क शुरू कर दिया, रेलवे शुरू कर दिया। पहली रेलवे जो है, फर्स्ट रेलवे जो चली है वो आपको लिवरपूल एंड मैनचेस्टर, लिवरपूल एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल सेंटर था पहले, लिवरपूल एक टाउन है ब्रिटेन में, लिवरपूल मैनचेस्टर, इसके बीच में वो चली। वो एक हिस्ट्री थी और 1830 में चली, उसका फ़ोटो भी आपको दिया हुआ है PDF में, देखें। तो ये पहली ट्रेन चलाने में, इसको फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को, इसका फ़ोटो भी दिया हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट को तो इसने रिवोल्यूशनाइज़ कर दिया कि इतना बहुत ज़्यादा सामान रेलवे पे बहुत कम टाइम में आसानी से सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसमें हुआ कि रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स क्विकली पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये इसका फ़ायदा हुआ। एग्रीकल्चर में लोग खेती करते थे तो काटना होता था, रीपिंग करते थे लोग, काटते थे उसको। दूसरा काम होता था थ्रेशिंग का, जो आपको जो सीड्स आई है धान वगैरह, उससे आपको दाने को अलग करना है, तो रीपर बना लिया। अब बहुत सारे लोग लगते थे, पहले सिकल्स हट कचिया से काटते थे तो काफ़ी सारे मज़दूरों को लगाना होता था। बड़ी बड़ी मशीन्स बन गई रीपर, आप खेत में उसको चला दीजिए, इंजन यहाँ पे रहता ही था, इंजन के हेल्प से चला दीजिए उसको, वो कट कर देगा पूरा। तो बहुत कम टाइम में, बहुत कम लेबर के हेल्प से काफ़ी सारा जो अनाज है उसको आप कट कर सकते थे। उसके बाद आपको निकालना है उससे, तो अलग अलग तरीका लोग यूज़ करते थे, जानवर को चलाते थे उसके ऊपर। तो इन्होंने थ्रेशिंग यूज़ कर लिया, बहुत कम लोगों की मदद से आप बहुत सारे ग्रेन को जो है उसके शाफ से अलग कर सकते हैं। ये एक मेजर इन्वेंशन था। उसके बाद माइनिंग में जो आयरन और कोल की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा आयरन को फिर क्लीन करने का, उसका इम्प्योरिटी हटाने का तरीका सब डिस्कवर हुआ, जिसके वजह से जो टूल बनता था वो आयरन का बनता था। कोल यूज़ होता था, कोल को कैसे निकालना है, ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता है, इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये 4 फील्ड में मेजर इम्प्रूवमेंट है, टेक्सटाइल में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग है। उसके बाद कम्युनिकेशन में आया है, जैसे आपको बाद में टेलीग्राफ वगैरह बन गया, प्रिंटिंग प्रेस बन गया, ये सब ओवर द ईयर्स धीरे धीरे बनता चला गया। तो इसने धीरे धीरे इन चीज़ों को और रिवोल्यूशनाइज कर दिया। तो ये था मेजर इन्वेंशंस क्या क्या हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, जिसने मतलब था कि गाड़ी को दौड़ा दिया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की। अब उसमें फिर इम्प्रूवमेंट होता चला गया। नाउ वी सी द वर्ल्ड दैट वी आर इन। हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इम्पैक्ट, इसका असर क्या पड़ा। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, पूरा फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आ गया, मास प्रोडक्शन होने लगा, तो इसका सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट असर ये पड़ा है कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। पहले क्या था, पहले रूरल एरिया था, विलेजेस थे। धीरे धीरे बताया मैंने कि फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री में मशीन बड़ी बड़ी थी, उसको बाहर लगाना पड़ा ले जाकर। तो यहाँ पे सर्फडम ख़त्म हुआ, तो यहाँ के लोग काम करने वहाँ चले गए। अब उनको कहीं रहना था तो फैक्ट्री के अराउंड रहने लगे, तो वही फैक्ट्री के अराउंड जो रहने लगे तो वहाँ पे शहर बसने गए। वो आपको बड़ा बड़ा शहर बसा, सिटीज़ बचा, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये सब बड़ा बड़ा शहर है जो बसा। टेक्सटाइल का जो था, लंकाशायर वगैरह था, वो सब टेक्सटाइल का सेंटर बन गया। तो इस तरह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि टाउन्स एंड सिटीज़ बनना शुरू कर गए, कि ये गांव से लोग माइग्रेट होकर शहर की तरफ जाने लगे, क्योंकि फैक्ट्री में काम ज़्यादा था, पैसे मिलते थे। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। दूसरा है कि फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हुआ। जो फ्यूडल सिस्टम था वो ख़त्म होने लगा था, एक न्यू सिस्टम इन प्लेस होने लगा था, क्योंकि वो सर्वडम ख़त्म हो गया था। अब खेती जो हो रही थी, अब वो खेती अब जो हो रही थी वो ज़्यादातर फैक्ट्री लिंक्ड खेती हो रही थी। जैसे इंडिया में भी चंपारण में खेती हो रही थी, तो नील की खेती हो रही थी, इंडिगो की, क्योंकि फैक्ट्री में उसकी ज़रूरत थी। क्यूबा में शुगर की खेती होने लगी। तो अब ये खेती भी जो होने लगी वो भी फैक्ट्री से लिंक्ड, जिस चीज़ की फैक्ट्री में ज़रूरत थी
उसकी खेती होने लगी, उसको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। तो खेती भी उस तरह की होने लगी और जनरल जो खेती थी ट्रेडिशनल वो कम हो गई, तो लोग और काम जो है ज़्यादा फैक्ट्री में होने लगा, तो लोग माइग्रेट कर गए। तो ये जो सिस्टम है फ्यूडल सिस्टम, जिसमें पीजेंट सबसे नीचे थे, ये जो उसके ऊपर में लॉर्ड्स थे, नाइट्स थे, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्रम्बल कर गया। एक नया सिस्टम वहाँ पे इवॉल्व हुआ है, एक बिल्कुल न्यू सिस्टम वहाँ पे इवॉल्व हुआ और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। तो फ्यूडलिज्म आपका ख़त्म हुआ, तो फ्यूडलिज्म के बदले में जो सिस्टम निकला है वो है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म का दो चीज़ है, कैपिटलिज्म का है कि प्राइवेट ओनरशिप बता देते हैं, दूसरा चीज़ है प्रॉफिट मेकिंग। ये जो फैक्ट्री बनी थी, ये जो मास प्रोडक्शन कर रही थी चीज़ों का बहुत सारा, तो अभी ये था कि इसका पर्पस क्या हो, तो ये तो प्राइवेट हैंड में चला गया। मतलब आप भी कोई एक फैक्ट्री ओन कर सकते हैं, आप भी एक शॉप ओन कर सकते हैं, आप लैंड ओन कर सकते हैं, तो ये प्राइवेट ओनरशिप हो गया, लोगों के हाथ में ओनरशिप आ गए, मालिकाना हक आ गया। दूसरा जो था, ये सारे प्रोडक्शन का पर्पस ये हो गया कि प्रॉफिट कमाना, हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। तो ये पूरा जो फ्यूडल सिस्टम था पुराना, वो चेंज होकर बन गया कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म में दो ही चीज़ होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है और प्रॉफिट मेकिंग होती है। प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए, मतलब मैक्सिमाइज़ कैसे कीजिएगा, रॉ मटेरियल सस्ते में लाइएगा, जहाँ सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा वहाँ से लाइएगा, लेबर सस्ता हो, मतलब कम कॉस्ट आपको लगे बनाने में, और हाई से हाई रेट में ऐसे जगह ले आके बेचिएगा जहाँ पे बहुत ऊंचे दाम पे बिके। उसके लिए भले ही आपको कुछ करना पड़े, तो इसके लिए बहुत कुछ हुआ, वॉर्स हुआ, बिल्कुल फिर एक नया सिस्टम इसकी वजह से आया। ये दो पर्पस था इस सिस्टम का, कैपिटलिज्म का, प्रॉफिट मेकिंग एंड प्राइवेट ओनरशिप। इसका कुछ फ़ायदा भी था, नुकसान भी हुआ। तो ये फ्यूडल सिस्टम जो था ये बिल्कुल चेंज हो गया। अब कैपिटलिज्म जो हुआ, इसमें प्रॉफिट मेकिंग था जो, तो अब दो क्लास इसमें बन गया लोगों का। लोग जो है, पूरे समाज जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था ओनर्स का क्लास जो फैक्ट्री के मालिक थे, दूसरा हो गया वर्कर्स का क्लास जो वहाँ काम करते थे। जो ओनर्स थे प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा जो वो रखते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे, और जो वर्कर्स थे उनको धीरे धीरे, क्योंकि पर्पस ये था कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर देना है, तो धीरे धीरे क्या था कि उनको वेजेस कम मिलने लगा, उनके लिए फैसिलिटीज़ कम होने लगी, क्योंकि फैसिलिटीज़ देंगे तो खर्चा होगा, उनको पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो खर्चा होगा। तो लोग जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग उनका इंटरेस्ट था, तो वर्कर्स पे खर्चा कम करने लगे, चीप लेबर चाहिए था, उनको फैसिलिटीज़ कम देने लगे, तो वर्कर्स की कंडीशन बहुत ख़राब होने लगी। वही कंडीशन हो गई जो पीजेंट्स की थी, जो सर्व्स की थी, जो स्लेव्स की थी। वहाँ पर तो उन्होंने सबको आज़ादी का, वीमेन इंडिपेंडेंस का भी नारा दिया कि औरतें भी गुलाम है, घर का काम करती हैं। सबको घर से निकाल के फैक्ट्री में काम पे लगा दिया। फैक्ट्री में उन पे इतना जुल्म हुआ, उनको वेजेस नहीं दिया जाता था ठीक से, उनसे लॉन्ग आवर्स काम करवाया गया, उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनकी डिग्निटी नहीं थी, कि फिर वो कंडीशन उनसे भी ख़राब हो गया जो घरों में था। तो ये जो सर्फडम, स्लेवरी और ये सब ख़त्म हुआ, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि कोई इंसानी मतलब इंसान एकदम बहुत आला लेवल पे पहुंच गया था मोरल उसके कि अब ये चीज़ ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं था। इट वाज नीड, उसकी रेलिवेंसी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने औरतों को भी बाहर निकाल दिया ह्यूमन राइट्स के नाम पे, उन्होंने सर्फडम ख़त्म करके सबको काम में लगा दिया और वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया उसको। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि उसको पूरा इनकम, उसको प्रॉफिट में शेयर दिया, वहाँ पे भयंकर एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इसी एक्सप्लॉइटेशन के रिएक्शन में एक न्यू सिस्टम आया जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म। लेनिन वगैरह जो आए थे, मार्क्स का आइडिया जो था इसी सिस्टम के अगेंस्ट में था, जो हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा पहले। तो यू कैन लिंक दैट, कैपिटलिज्म अगर नहीं होता तो मार्क्सिज्म भी नहीं होता, कम्युनिज्म भी नहीं होता, मार्क्स को किताब भी नहीं लिखनी पड़ती। मार्क्स ने वही कंडीशन पे, लेबर्स के, वर्कर्स के पैथेटिक कंडीशन पे किताब लिखी। तो ये इम्पैक्ट इसका है कि टाउन्स एंड सिटीज़ बना है, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, बिल्कुल एक नया सिस्टम इन प्लेस है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म। इसमें प्राइवेट ओनरशिप है, लोगों के हाथ में आ गया है, सरकार से चीज़ें हट गई हैं, सरकारें इसको हेल्प कर रही हैं, हेल्प करती हैं तो बदले में सरकार को पैसा पहुंचाते हैं। तो ये जो ओनर्स है प्राइवेट कंपनी के, इनका और गवर्नमेंट का एक नेक्सस है, इनका एक बन चुका है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनका सोल पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग। तो पूरा समाज दो तरह के क्लास में डिवाइड हो गया, एक ओनर्स, एक वर्कर्स। ओनर्स मतलब जो फैक्ट्री मालिक हैं, दे हैव ये जो प्रॉफिट का मैक्सिमम शेयर ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और एक वर्कर क्लास है जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इसकी हालत वैसे ही है जैसे फ्यूडल सिस्टम में पीजेंट्स की थी। तो ये, तो कैपिटलिज्म में क्या करना है,
मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को, मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को, यही मकसद हो गया कि फ़ायदे को कैसे मैक्सिमाइज़ करें। तो उसका 2-3 चीज़ आपको चाहिए था। नंबर 1, रॉ मटेरियल्स जो आपको फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है वो आपको मिल जाए और वो चीप मिल जाए। नंबर 2, लेबर आपको चीप मिल जाए। नंबर 3, आपको मार्केट मिल जाए जहाँ पे आप सेल कर पाएँ अपने गुड्स को। ये 3 काम अगर आपका होगा तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा। आपने बहुत सारा साबुन बना लिया लेकिन आप बेचने के लिए लोग ही नहीं हैं तो आपका लॉस हो जाएगा। आप रॉ मटेरियल सस्ता है, लेबर बहुत महंगा हो गया तो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा बनाने का, तो आपका रेट बढ़ जाएगा, मार्केट रेट। अब फैक्ट्री मेड जो क्लोथ्स था, कपड़ा था, उसने डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो कपड़े बनते थे घरों में उसको पूरा पीछे छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि चीप होता था, सस्ता होता था। अब लोग सोचते थे कितना आप देसी सामान लें, आप सस्ता जो मिल रहा वही ले लो, क्योंकि मनी एक फैक्टर है। तो अब ये जो फैक्ट्री बनी बड़ी बड़ी और इसके ओनर्स जो थे, इनको ये 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद ये तीसरी, प्रोडक्शन से पहले ये 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि कहाँ रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, लेबर सस्ता मिलेगा हमको, और फिर मार्केट, ये जो सामान हम इतना सारा बनाएंगे तो ये कहाँ बेचेंगे। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ एक कंट्री, पहले तो आपको एक कंट्री है ब्रिटेन यूरोप का, फिर उसमें जुड़ गए हैं फ्रांस, फिर उसमें जुड़ गए हैं हॉलैंड, ये सारे कंट्री जुड़ते चले गए। बाद में अमेरिका, जापान, सब इसमें जुड़ गया। ये सारे कंट्री धीरे धीरे, इन सब कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने लगा ब्रिटेन के बाद। तो अब देखिए प्लेयर्स एक से ज़्यादा हो गए। ब्रिटेन के लोग ही फैक्ट्री खोल रहे थे, फ्रांस के लोग भी खोलने लगे, हॉलैंड के लोग भी खोलने लगे, डच जिनको बोलते हैं, यूएस के लोग भी, जापान के लोग। सबको क्या चाहिए, चीप रॉ मटेरियल। सबको क्या चाहिए, चीप लेबर। सबको क्या चाहिए, नया मार्केट्स। तो वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी हुई, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिको वेस्पुस, का सब पूरी दुनिया में लोग फैले। ये लोग इस तलाश में फैले कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा, अबेंडेंस में मिलेगा, और वहाँ लेबर भी सस्ता मिल जाएगा। तो काम वहीं का रॉ मटेरियल लेंगे, वहीं का लेबर लेंगे, और फिर मार्केट भी मिलेगा बड़ा, और प्रोडक्शन करेंगे फैक्ट्री सिस्टम से, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचेंगे और प्रॉफिट को सारा अपने घर ले जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया कि एक्सप्लोर करना शुरू किया न्यू एरियाज़ को। जब एक्सप्लोर किया तो उसमें 2 एरिया ज़्यादा मिला इनको, एशिया प्लस अफ्रीका का। इसमें आपको रॉ मटेरियल्स खूब थे, खूब सारे, देवर रिच इन मिनरल्स। ये 2 एरिया है। लोग भी बहुत थे यहाँ पे, चीप लेबर भी था और मार्केट भी था। इनका जो ये 3 डिमांड्स था, ये 3 जो चीज़ चाह रहे थे, वो तीनों चीज़ एशिया और अफ्रीका में इनको मिल रही थी। तो इन लोगों ने एशिया और अफ्रीका का रुख किया। एशिया और अफ्रीका में क्या प्रॉब्लम था उस वक्त कि ये अभी तक पुरानी मिडिवल सोसाइटी थी, इनका कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं था ज़्यादातर जगह पे, न कोई स्ट्रॉन्ग लीडर था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं था। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो तरक्की वहाँ आया था तो वो यहाँ नहीं आया था। तो मिलिटरली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास सोफिस्टिकेटेड गन्स थे, हथियार थे, जो क्योंकि वहाँ पे साइंस की मदद से उन्होंने ऐसे ऐसे वेपन्स बना लिए थे। प्लस उनके यहाँ मेडिसिन भी डेवलप हो चुका था। तो यहाँ पे जो बीमारियाँ फैलती थी, पैंडेमिक्स वगैरह फैलती थी, मलेरिया फैलता था और उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता था। तो इंडिया के लोगों को मलेरिया की दवाई नहीं थी, तो उन लोगों के पास दवाई थी, तो वो लोग दवा खा लेते थे तो मरते भी कम थे। तो मेडिसिन वाइज भी उनके यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ वाइज। प्लस दूसरी बात, मिलिट्रली बहुत स्ट्रांग हो गए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले पहुंची थी, तो वो बेटर वेपन्स थे उनके पास, नेवी अच्छी थी। ये सारी चीज़ें एशिया और अफ्रीका से अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के एरियाज़ पे आकर कब्जा करे। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे आ गए ब्रिटेन वाले यहाँ पे आए और यहाँ पे फोर्स कर दिया, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ के राजा को फोर्स कर दिया, हमला कर दिया। वास्को डी गामा ने तो हमला कर दिया था कोचीन में, दूसरी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गुंडे थे ये लोग, डकैत थे, ये आके यहाँ पे लूटने आए थे। तो इसी तरह के लोग, ये लोग पहुँचे अलग अलग एरियाज़ में, वहाँ पे कब्ज़ा किया, वहाँ के राजा को डरा कर, धमका के, लालच दे के अपने अंडर में कर लिया, डराया कि वेपन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाई, वहाँ के लोगों को यूज़ करना शुरू किया, और फिर जब प्रोडक्शन हुआ, मास प्रोडक्शन, तो वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट में बेचना शुरू किया और सारे पैसे को फिर लेकर गए। अब ब्रिटेन जहाँ कर रहा था वहाँ फ्रांस पहुँच गया। फिर इन लोगों में अब आपसी भी लड़ाई हुई, इस एरिया पे मैं करूँगा, 2 गुंडे आके आपके घर में लड़ रहे हैं, कौन लूटेगा इसको, ये सिस्टम भी हुआ। तो पूरी दुनिया में, पूरे एशिया और अफ्रीका में इन 4-5 कंट्रियों ने करीब करीब कब्ज़ा कर लिया।
ये इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड था। नॉन इसके अलावा जितना था सब पे कुछ और यूरोपियन कंट्रीज थे इसमें शामिल हो गए। इन लोगों ने मिलकर पूरा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बहुत सारे पोर्शन को, साउथ अमेरिका के, बांट लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कब्जा कर लिया। वहाँ पे चीप उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था, चीप लेबर मिल जाता था और मैक्सिमम प्रॉफिट पे इनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता था। तो ये जो सिस्टम हुआ ये कैपिटलिज्म से उभरा। कैपिटलिज्म में क्योंकि मकसद था प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट कमाने के लिए लोग किसी हद तक भी जा सकते थे, तो ये उस हद तक चले गए और दूसरे के एरिया पे कब्जा करना शुरू किया। इसको बोलते हैं हम लोग कोलोनियलिज्म, कॉलोनी बनाना। कॉलोनी मतलब होता है किसी नए एरिया पे हमने कब्जा कर लिया, पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमिक कंट्रोल कर लिया, और इस सिस्टम का नाम है इम्पेरियलिज्म। इसी को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। तो रिनेसा है, आप ऑर्डर में देखिए, रिनेसा के बाद आ गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आ गया कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के बाद आ गया आपको कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म। दिस इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। कैप्चरिंग न्यू एरियाज, न्यू टेरिटरीज। कैप्चरिंग का मकसद यही था कि वहाँ से हमको रॉ मटेरियल चीप मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, वहाँ मार्केट मिल जाए, ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर पाएँ प्रॉफिट को। इसके लिए कंट्रीज़ ने या कंपनीज़ ने कंट्री के हेल्प से, जैसे इंडिया में पहले ब्रिटेन ने कब्जा नहीं किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यहाँ मैक्सिमाइज़ करने आई थी प्रॉफिट। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की भी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की भी थी, दोनों के बीच में खूब लड़ाई भी चली बहुत दिन तक। तो इन लोगों का मकसद था कि यहाँ के मार्केट पर कब्जा करना, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स चीप लेना, लेबर्स चीप मिल जाता और यहाँ से मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट। लोकल इंडस्ट्री को खा गए लोग, विलेज इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। ये पूरा पर्पस था एक्सप्लॉयटेशन का, जिसमें कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता था, लूटा जाता था, और जो मदर कंट्री होता था, ये जो इम्पेरियलिस्ट पावर होते थे, यहाँ के लोग ऐश करते थे। इसी सिस्टम को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म के वजह से आया। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि इम्पेरियलिज्म क्या है, तो इसमें एक मदर कंट्री है और एक आपका कॉलोनी है, ठीक है। कॉलोनी से इसको क्या मिल रहा है, चीप लेबर मिल रहा है, चीप रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, मार्केट मिल रहा है, और मदर कंट्री को क्या मिल रहा है, वेल्थ मिल रहा है, दौलत मिल रहा है। ये वन वे फ्लो ऑफ वेल्थ है। कॉलोनी का सारा ड्रेन होकर पैसा, जो वेल्थ है, लूट लिया। जैसे इंडिया को भी लूट लिया ब्रिटेन ने, चूस लिया जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही चूस लिया। वन वे फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम कॉलोनी टू मदर कंट्री बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज। तो आप रिनेसा से कैपिटल, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैपिटलिज्म, उससे आगे आपको इम्पेरियलिज्म। बाद में फिर इसके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, इंडिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए। तो अभी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, लेकिन एक दूसरे नए फॉर्म में है, बाद में इसको पढ़ेंगे। तो ये पूरा फ्लो है आपका। अब इसका फ़ायदा क्या क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है कि फिर वेपन्स, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का फ़ायदा, एक दो तीन फ़ायदा है कि कंपटीशन बढ़ गया, लोगों के पास ऑप्शंस आ गए ढेर सारे, और कंपटीशन बढ़ा, प्रॉफिट मेकिंग मकसद हो गया, तो लोग उसमें मेहनत करने लगे इंडिविजुअल, तो उससे नई नई चीज़ें भी निकल के आई, न्यू डिस्कवरीज हुई और इफ़िशियंट चीज़ें बन के आई। जैसे आप बहुत सारे मार्केट में मोबाइल आ गए, तो हर आदमी चाहेगा मेरा मोबाइल बिके, तो हर फैक्ट्री वाला चाहेगा कि मेरे मोबाइल में कुछ स्पेशल फीचर्स हो, तो वो मेहनत करेगा, वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाएगा। जैसे अभी वैक्सीन का हो गया, तो हर फार्मेसी इंडस्ट्री में सोचेगी कि सबसे पहले मेरा वैक्सीन आ जाए, ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो कंपटीशन बढ़ गया अमंग द मैन्युफैक्चरर्स। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पब्लिक के पास चॉइस आ गई, लेकिन नुकसान भी बहुत सारा हुआ। तो अब हम लोग एक चीज़ और हम लोग देख चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, उसकी वजह से ही कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म की वजह से ही इम्पेरियलिज्म आया। तो एक क्वेश्चन आया था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने कैसे हेल्प किया इम्पेरियलिज्म को। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को क्या चाहिए था, मशीन्स आ गए थे, तो मास प्रोडक्शन चाहिए था। मास प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए था चीप, तो उसके लिए कॉलोनीज़ खोजने लगे लोग, नए एरियाज़ पे कब्ज़ा करने लगे। उसी तरह से उनको मार्केट चाहिए था, तो नया मार्केट तलाश करने लगे, तो वो भी फिर नए एरिया पे कब्ज़ा करने लगे। मार्केट में मोनोपोली करना चाहते थे। इंडिया में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने मोनोपोली का राइट, मतलब इस एरिया में मेरा ही नमक बिकेगा, इस एरिया में मेरा ही साबुन बिकेगा, कोई दूसरा पब्लिक के पास चॉइस ही नहीं होगा, जिसे बोलते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली कैसे होगा? बाय फोर्स होगा, बाय चॉइस तो नहीं हो सकता है। दो कंपनी आ गई तो दोनों में लड़ाई होगी। तो फ्रांस ने इंडिया में लड़ाई लड़ी, ब्रिटेन फ्रांस ने अमेरिका में, कई जगह लड़ाई लड़ी है, सिर्फ कब्ज़ा के लेकर, लूट को लेकर। अफ्रीका में कहीं कहाँ बहुत जगह लड़े लोग। तो ये इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बेटर वेपन्स आ गए उनके पास, तो इनको दबाने में अच्छा मौका मिला।
बेटर ट्रांसपोर्ट आ गया कि रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक ले जाना, फैक्ट्री से फिनिश्ड गुड को हर एरिया तक पहुंचा देना, ये ट्रांसपोर्ट की मदद से हुआ। रेलवे उन्होंने इंडिया में जो बनाया है तो वो कोई सोशल सर्विस के लिए नहीं बनाया, उन्होंने इसीलिए बनाया था कि सारे पोर्ट्स पे कब्जा किया था, आगे पढ़ेंगे, सारे पोर्ट टाउन्स पे, मुंबई, चेन्नई, विजयवाड़ा, ये सब सारे पोर्ट टाउन्स पे कब्जा करके और रॉ मटेरियल जहाँ मिलता था उसको जोड़ दिया था इस पोर्ट से, ताकि फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड्स वहाँ जा पाए, फिनिश्ड गुड्स अगर पोर्ट पे आ रहा है तो उसको पूरे इंडिया में फैला पाएँ। तो फॉर दिस दे इन्वेंटेड, दे डेवलप्ड रेलवेज इन इंडिया एंड अदर कॉलोनीज़। तो ये पूरा आपको एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंप्लीट कर देगा आपको चैप्टर को। रिनेसेंस, ये आप शॉर्ट में देख लीजिए, ये फ्लो डायग्राम है, ये इटली में हुआ है, इसमें न्यू आइडियाज़ आए हैं, एज ऑफ डिस्कवरी भी कहा जाता है, बड़े बड़े लोग हैं जिनका लिस्ट दिया है, वो फिर कन्वर्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। ये आया आपको मेनली फर्स्ट पॉइंट था इसका, ब्रिटेन क्यों था, रीजंस दिया हुआ है। उसके बाद फ्रांस, हॉलैंड, यूएसए, जापान सब जगह गया। उसके बाद कैपिटलिज्म, एक बिल्कुल नया सिस्टम स्टार्ट हुआ और ये था प्रॉफिट मेकिंग का, प्राइवेट ओनरशिप का था। इसने फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर दिया और इसको चीप, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग मकसद था तो इसको चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल और बड़ा मार्केट चाहिए था, क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें बन रही थी फैक्ट्री सिस्टम में। तो यहाँ पे इम्पेरियलिज्म आया, जहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज़ वगैरह बनाना शुरू किया। ये तो फ्लो आपको याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये आप समझ गए तो ये चैप्टर आप समझ गए हैं। इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, अब इसको एक बार अच्छे से बहुत शॉर्ट में पॉइंट वाइज PDF में लिखा हुआ, यू कैन टेक द प्रिंट आउट और यू कैन कॉपी इट इन योर